नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। स्वागत है आपका खबर दमदार में। लखनऊ में धर्मांतरण के आरोपी मौलवी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। नाबालिग हिंदू लड़की का धर्म परिवर्तन कराकर निकाह कराने का आरोपी है। इस मौलवी को गिरफ्तार कर लिया गया। मोहनलालगंज पुलिस ने गिरफ्तारी की है। पुलिस ने निकाह करने वाले लड़के को भी गिरफ्तार किया है। आज लड़के के पिता को गिरफ्तार किया गया। दरअसल निकाह के बाद गर्भवती हुई नाबालिग की मौत हो गई थी। निकाह करने के आरोपी मुर्तजा को 1 महीने पहले ही पुलिस ने गिरफ्तार किया था और जेल भेजा था। अब उस मौलवी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है जिसने निकाह पढ़वाई थी। ऋषभ मणि हमारे सहयोगी इस वक्त फोनलाइन पर मौजूद हैं। ऋषभ, इस मामले में क्या क्या आरोप है मौलवी पर जिसकी गिरफ्तारी अब हुई है? देखिए, मामला कुछ समय पहले के राजधानी लखनऊ के मोहनलालगंज इलाके का है, जहां पर 15 वर्षीय एक नाबालिग किशोरी थी जिसके पिता नहीं थे। उसको पास का ही एक मुस्लिम धर्म का युवक था जो अपने साथ ले गया था और ये आरोप लगा कि उसने उस किशोरी का धर्म परिवर्तन कराया, उससे निकाह किया और उसके साथ अनैतिक संबंध बनाए, जिसके चलते वो गर्भवती हुई और उसकी मौत भी हो गई। इस मामले में आरोपी मुर्तजा को गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद से ही मुर्तजा के पिता और मौलवी को तलाश किया जा रहा था, जिन्होंने सब कुछ जानने समझने के बावजूद ये अवैध रूप से धर्म परिवर्तन करा के निकाह कराया था। चूंकि वो नाबालिग थी, किशोरी थी, लिहाजा मोहल्लागंज पुलिस को अब इसमें कामयाबी हासिल हुई है। उस मौलवी को भी गिरफ्तार किया है जिसने गलत तरीके से ये अवैध तरीके से निकाह पढ़वाया था और आरोपी मुर्तजा के पिता को बहुत संक्षेप में बताइएगा, क्या इनके खिलाफ कार्रवाई अब जो नया नियम है, संशोधन के बाद का नियम है, उसके हिसाब से होगा? जी बिल्कुल। जो दोनों आरोपी आज गिरफ्तार हुए हैं, मौलवी और आरोपी मुर्तजा के पिता, इनके खिलाफ बीएनएस की धाराओं में कार्रवाई की जा रही है। जी, धन्यवाद आपका पूरी जानकारी देने के लिए। गाजियाबाद नगर निगम में मेयर सुनीता दयाल और नगर आयुक्त विक्रमादित्य के बीच तल्खी सामने आई है। सुनीता दयाल ने नगर आयुक्त विक्रमादित्य पर करप्शन के गंभीर आरोप लगाए। मेयर सुनीता दयाल ने निगम में टेंडर को लेकर निगम अधिकारियों को आड़े हाथों लिया। मेयर ने कहा कि डोर टू डोर कूड़ा उठाने वाले कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए टेंडर इश्यू किया गया था। जब मैंने इसका विरोध किया तो मुझ पर दबाव बनाने की कोशिश हुई। कुछ दिन पहले नगर आयुक्त ने एक चिट्ठी लिखकर मेयर सुनीता दयाल पर यह आरोप लगाए थे कि मेयर अपने पति से नगर निगम की फाइल चेक करवाती है। फेवर किया गया। जब मैंने उसकी फाइल मंगाई, मेरे सहयोगी ने फाइल मांगी तो उसको मेरे यहाँ से हटा दिया गया। मेरे से बिना बात करे उसकी सैलरी काट दी गई, आधी कर दी गई और उसके बाद अलग अलग तरीके के घटिया लेटर लिख के सीधे मुझे ना पहुंचा के मीडिया में पहुंचाए गए। मुझे अपमानित किया गया। वो भी कोई बात नहीं थी। जब मैंने फाइल मंगाई तो उसमें बड़ा फ्रॉड मैंने पकड़ा। जो काम 15वीं की बैठक हुई थी 5 महीने पहले 30,000 में ठहरा था, तय हुआ था, उस काम को 61,500 रुपए पे दिया गया। जो काम 5 साल से ज्यादा नहीं दे सकते थे, एक बार में 10 साल के लिए दिया गया। इधर सीएम योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लेकर बड़ा आदेश दिया। सीएम ने कहा कि बच्चों का सिलेबस उनके स्थानीय भाषा में होनी चाहिए। वहीं सीएम ने यह भी कहा कि हर स्कूल में खेल का मैदान जरूरी है। ओडीओपी आधारित ट्रेड में कौशल प्रशिक्षण दिए जाने पर भी जोर देने की बात कही मुख्यमंत्री ने। सीएम ने सभी स्कूलों और कॉलेजेस को वार्षिक परीक्षा 15 मई से पहले ही पूरा करा लेने के आदेश दिए हैं। स्कूल सिलेबस कम करने और कौशल आधारित शिक्षा पर जोर देने की बात कही गई। इधर सरकार में आने के बाद सीएम योगी ने किसानों और मजदूरों को लगातार राहत पहुंचाई है। रिकॉर्ड्स के मुताबिक सीएम योगी ने 7.5 साल में बाढ़ पीड़ितों को 2900 करोड़ रुपए बांटे हैं। 22 लाख से ज्यादा किसानों को मुआवजा मिला है। बाढ़ग्रस्त फसलों के लिए 964 करोड़ रुपए बांटे गए। बाढ़ प्रभावित इलाकों में करीब 90 लाख लंच पैकेट और राहत किट बांटी गई है। वहीं उपचुनाव को लेकर एनडीए के घटक दल एसबीएसपी के अध्यक्ष ओपी राजभर का बयान सामने आया। राजभर ने कहा कि हम उपचुनाव नहीं लड़ने जा रहे, उपचुनाव में एनडीए के प्रत्याशी को जिताएंगे। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव है, आपकी पार्टी को भी टिकट मांगेंगे आप अपनी पार्टी के लिए? नहीं भैया, हम लोग लड़ाएंगे, हम लोग लड़ने वाले नहीं है। हम लोग 200 सीट पर जो हमारा संगठन है
एनडीए का जो भी प्रत्याशी आएगा उसको हम लोग जिताने की कोशिश करेंगे। इधर आरक्षण में वर्गीकरण पर सपा ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि संविधान संजीवनी है तो आरक्षण प्राणवायु है। आरक्षण के प्रावधानों को बदलने की आवश्यकता नहीं है। बीजेपी सरकार मुकदमों के माध्यम से आरक्षण के प्रावधानों को कमजोर कर रही है। आरक्षण का मूल उद्देश्य उपेक्षित समाज का सशक्तिकरण है। आरक्षण में वर्गीकरण और दबाव बदलाव मंजूर नहीं है। इधर उत्तर प्रदेश के साथ अन्य राज्यों में अपना विस्तार करने में जुटी समाजवादी पार्टी ने केरल के पंचायत चुनाव में हिस्सा लेने का फैसला लिया है। दरअसल आज केरल समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर साजी पोथन थमस ने पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने अखिलेश यादव को दिसंबर महीने में केरल यात्रा के लिए आमंत्रित किया है और कहा कि केरल राज्य में समाजवादी पार्टी के लिए बड़ी संभावना है। स्थानीय स्तर पर वहां तैयारी भी कर ली गई है। लखनऊ में आज बीएसपी की बड़ी बैठक हुई और इस बैठक में उपचुनाव को लेकर रणनीति तैयार की गई। बैठक में यह तय हुआ कि बीएसपी सभी 10 सीट पर उपचुनाव लड़ेगी। वहीं बैठक के दौरान मायावती ने बुलडोजर राजनीति पर सवाल खड़े किए। कोटे में कोटा वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भी असहमति जताई। वक्फ बिल और नजूल बिल का भी बीएसपी ने विरोध किया। साफ तौर से मायावती ने कहा है कि बैठक को लेकर के जाति समीकरणों को साधा जाए। साथ ही इस बात के भी निर्देश दिए गए हैं कि आरक्षण के साथ साथ महंगाई और दूसरे मुद्दों को भी आम जनता के बीच में लेकर जाया जाए। आखिर उन जगहों से चुनाव कौन लड़ेगा, इन नामों पर आखिरी फैसला बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती को ही करना है। पदाधिकारियों को सिर्फ कहा गया है कि वो अपनी जगहों पर बूथों और सेक्टरों की तैयारियां पूरी तरह से मुकम्मल रखें। इलेक्शन कमीशन के ऐलान के बाद ही साफ तौर से बहुजन समाज पार्टी अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर देगी। कैमरा पर्सन उपेंद्र के साथ अलाउद्दीन, न्यूज़ 18 लखनऊ। वहीं मायावती ने मल्लिकार्जुन खड़गे पर भी हमला बोला है। मायावती ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर खड़गे के बयान का जिक्र किया। मायावती ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष के बयान में सच्चाई नहीं है। आरक्षण का श्रेय बाबा साहेब को जाता है। कांग्रेस ने बाबा साहेब के खिलाफ साजिश रची थी। वहीं मायावती का पलटवार कांग्रेस को पसंद नहीं आया। कांग्रेस प्रवक्ता अंशु अवस्थी का कहना है कि कांग्रेस संविधान बचा रही है, बीएसपी तथ्यों को गलत तरीके से पेश कर लोगों को गुमराह कर रही है। साहब के संविधान को बचा रहा है तो वो कांग्रेस पार्टी बचा रही है। बहन कुमारी मायावती जी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर टिप्पणी कर रही, जो स्वयं दलित समाज से हैं, जिनका 50 वर्ष से ज्यादा का राजनैतिक संसदीय अनुभव है और लगातार संविधान की लड़ाई कांग्रेस पार्टी और श्री राहुल गांधी जी लड़ रहे हैं। तो तथ्यों को गुमराह करने से कभी कांग्रेस का महत्व कम नहीं हो जाता। कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब को हमेशा संविधान सम्मान दिया। बाबा साहब ने जो संविधान बनाया उसे लागू करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी और उनको सदैव आज भी उनके संविधान की रक्षा करने के लिए कांग्रेस पार्टी लड़ाई लड़ रही है। तो बहन कुमारी मायावती जी दलित समाज, जिसको सबसे ज्यादा इस सरकार में शोषित किया जा रहा है, सताया जा रहा है, आज उनके हक की भी लड़ाई, चाहे हाथरस हो, उम्भा हो, लखीमपुर हो, अगर कोई लड़ रहा है तो कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 109 उच्च उपज देने वाली और जलवायु अनुकूल फसलों की किस्में जारी की। उन्होंने इन किस्मों को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के वैज्ञानिकों ने एग्रो क्लाइमेटिक जोन के आधार पर तैयार किया है। पीएम मोदी ने 61 फसलों की 109 किस्मों के बीजों की वैरायटी रिलीज की है। इनमें अनाज की 69 किस्में हैं, बागवानी की 40 किस्में हैं। इनमें धान के बीजों की ऐसी किस्में भी शामिल हैं जिनमें पानी की खपत मौजूदा बीजों की तुलना में 20% कम हो जाएगी। ये बीज कृषि संस्थानों और सोसाइटीज में उपलब्ध होंगी। इस दौरान पीएम मोदी ने किसानों और वैज्ञानिकों से बात भी की। ओलंपियन ललित उपाध्याय काशी लौट आए हैं। ललित ने आज बाबा विश्वनाथ के दर्शन पूजन किए और ओलंपिक में मिला मेडल बाबा विश्वनाथ को अर्पित किया। तो बाबा विश्वनाथ को
मेडल चढ़ा दिया उन्होंने। ललित उपाध्याय वाराणसी के रहने वाले हैं, जो उस हॉकी टीम का हिस्सा जिस हॉकी टीम ने ओलंपिक में लगातार दूसरा ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। तो 14 नंबर की जर्सी पहनने वाले ललित, जो बनारस से हैं, अपने घर को लौट आए हैं और जब खेल के लिए निकल रहे थे तब भी उन्होंने बाबा का आशीर्वाद लिया था। लौटने के बाद भी सबसे पहले उन्होंने भोलेनाथ का आशीर्वाद लिया, काशी विश्वनाथ का आशीर्वाद लिया। इस दौरान देखिए उनका जब स्वागत हुआ तो तिरंगा ही तिरंगा हर तरफ लहराता हुआ नजर आ रहा है। जी, मैं बहुत बड़ा पल है, मैं उसको शब्दों में बयान नहीं कर सकता। जैसा मैंने पहले ही बताया कि मेरे वजह से थोड़ा सा यहाँ भीड़ ज़्यादा हो गई थी, उसके लिए मैं माफ़ी भी चाहता हूँ लोगों से। और उसके साथ शासन प्रशासन यहाँ सबका मैं धन्यवाद भी करना चाहूँगा कि इतने भीड़ और इतने सावन के महीने में इतने लोग आ रहे हैं। विनेश के लिए क्या कहेंगे? विनेश कैसे, जिस तरह विनेश फोगाट के लिए हुआ? देखिए, हर खिलाड़ी है, सबका सपना होता है ओलंपिक में मेडल जीतना, और बहुत ही अच्छे खिलाड़ी हैं। अब जो हुआ, क्या मानना है विनेश के लेकर? देखिए, मेरा मानना से क्या हो जाएगा आप बताइए। अब जो होगा सब पूरे देश ने देखा है। रही बात, मुझे उस रूल के बारे में ज़्यादा कुछ आइडिया नहीं है क्योंकि वो रेसलिंग है। रही बात, जो प्लेयर का दिल टूटता है तो थोड़ा सबको बुरा लगता है। आपको लगता है कि मौका मिलना चाहिए विनेश को? देखिए, वो तो ऊपर के लोग जो है डिसाइड करने लगे। मैं ये बोल रहा हूँ, एक प्लेयर जो उन्होंने अपना बेस्ट दिया वो डिजर्व करती थी। आपको क्या लगता है जिस तरीके से खेल के लिए 2014 के बाद से बड़ा काम हुआ, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कितना योगदान मानते हैं? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का खेल के बढ़ावा देने में कितना योगदान मानते हैं आप? मैं प्रधानमंत्री जी का जितना धन्यवाद करूं, पहली बात तो उतना कम है। चाहे टीम हारती है चाहे जीतती है, हमेशा उनका फ़ोन आता है। सर का अभी भी जाने से पहले भी हमें मोटिवेट किए थे और आने के बाद भी सर, मतलब हमेशा रहता है कि मेडल जीतने के बाद भी फ़ोन आता है सर का। जो उन्होंने खेलो इंडिया स्कीम, जो हमें फैसिलिटीज़ अवेलेबल कराते हैं, आज उसी का है। पेरिस ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल जीतने के बाद हॉकी टीम अमृतसर के गोल्डन टेम्पल पहुंची और वहां पर खिलाड़ियों ने मत्था टेका। कल ही भारतीय हॉकी टीम लौटी है। ये तस्वीरें आपको अमृतसर के दिखा रहे हैं, जहां पर गोल्डन टेम्पल पहुंची हॉकी टीम और मत्था टेका वहां पर उन्होंने। अगली खबर लखनऊ से, जहां पर साधु के भेष में ठगी करने के 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए। केमिकल युक्त भस्म से दुकानदार को झांसे में लेते थे। आरोपियों ने दुकान से सरसों, गेहूं और रकम लूट ली थी। गिरफ्तार किए गए चारों आरोपी मेरठ के रहने वाले हैं। लखनऊ की गोसाईगंज पुलिस ने गिरफ्तारी की है। वाराणसी में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ने की वजह से घाट पर श्रद्धालुओं का जाना कम हो गया था। वहीं पिछले कुछ दिनों में लगातार घटे जलस्तर के बाद एक बार फिर घाटों की रौनक लौट आई है। नदी का जलस्तर घटने के बाद श्रद्धालु भी गंगा में अब डुबकी लगाने पहुंच रहे हैं। इधर दिल्ली एनसीआर में भारी बारिश से रविवार के दिन भी कई जगहों पर सड़कें जाम से परेशान रहे लोग। सड़कों पर लोगों को भारी जाम का सामना करना पड़ा। नोएडा में 1 घंटे की बारिश में ही सड़कें पानी में डूब गई, जिसके बाद गाड़ियों की रफ्तार थम सी गई। ये नोएडा की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। वाटर लॉगिंग की वजह से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा है। और इसी बीच नोएडा से सटे दिल्ली के मयूर विहार फेज 3 में एक सरकारी स्कूल की दीवार गिर गई। 10 गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गईं। इनमें एक एम्बुलेंस भी शामिल है। गनीमत रही कि रविवार का दिन होने की वजह से स्कूल बंद था, वरना एक बड़ा हादसा हो सकता था। इधर कासगंज में बिजली के पोल में आए करंट की चपेट में 2 बच्चे आ गए। हादसे में एक बच्चे की मौत हो गई, एक का इलाज अस्पताल में चल रहा है। परिजन बिजली विभाग पर लापरवाही के आरोप लगा रहे हैं। कासगंज के कोतवाली सदर क्षेत्र के किसरौली गांव का ये मामला है। बताया जा रहा है कि परिजनों ने पहले नमेनी फीडर पर शिकायत की थी, लेकिन इस पर ध्यान नहीं दिया गया। उधर मिर्जापुर में एक अवैध चर्च पर बुलडोजर चला।
पुलिस ने अवैध चर्च को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया। वन विभाग की जमीन पर चर्च बनाया गया था। चर्च के अंदर धर्मांतरण का भी काम होता था, जिसकी शिकायत प्रशासन से कई बार लोगों ने की। अरौरा थाना क्षेत्र का ये मामला है। और यहाँ अगल बगल के जो लोग हैं भोले लोग हैं, उनको ये उनका धर्मांतरण कराते हैं। तो इस सूचना पर तत्काल मुकदमा पंजीकृत किया गया था और उसमें आगे की विवेचनात्मक कार्रवाई की गई है। इसी दौरान जो जिस जमीन पर यह चर्च बना हुआ था, उसकी जब जांच कराई गई तो वो वन विभाग की ज़मीन पाई गई। इनको नोटिस दिया गया और जिसका इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। और आज नियमानुसार पुलिस की, प्रशासन की और वन विभाग की टीम सम्मिलित रूप से आज इन लोगों के जो यहाँ अवैध निर्माण है उसको ध्वस्त करा दिया गया है। आगे भी इस तरह के जो केंद्र चल रहे होंगे उनको आइडेंटिफाई कराया जाएगा। अगली खबर गाजियाबाद से, जहां बांग्लादेशी बताकर मुस्लिम समाज के लोगों को पीटने के मामले में एक्शन हुआ। मामले में मुख्य आरोपी पिंकी चौधरी को डासना जेल भेजा गया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक पिंकी चौधरी पर एनएसए के तहत कार्रवाई हुई है या की जा सकती है। मधुबन बापूधाम थाना क्षेत्र में हिंदू रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष पिंकी चौधरी ने समर्थकों के साथ मिलकर झोपड़ी में रहने वाले कुछ लोगों के साथ जमकर मारपीट की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। दरअसल गुलदार स्टेशन के पास कुछ लोग झुग्गी डालकर रह रहे थे। शुक्रवार देर शाम बवाल के बाद लोग अपना सामान लेकर दूसरी जगह चले गए। अगली खबर गाजियाबाद से, जहां पर पौष इलाके इंदिरापुरम में घड़ी के शोरूम में चोरों ने करोड़ों रुपए की बेशकीमती घड़ियां चुरा ली हैं। शटर तोड़कर शोरूम में घुसे चोर और बड़े ही इत्मीनान से, आराम से घड़ियों पर हाथ साफ किया। चोरी की वारदात सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई है। इंदिरापुरम थाना क्षेत्र के साई क्रिएशन शोरूम की यह घटना है। 342 की दिखा दे एंट्री कैसे हुई है। कितने लोग हैं? दो लोग अंदर घुसे हैं और 5 लोग बाहर थे जिन्होंने चादर लगा के खींचा है। और अगली खबर कानपुर से, निजी स्कूल में हुई करीब 16 लाख की चोरी का पुलिस ने 24 घंटे के अंदर ही खुलासा कर दिया। पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। चोरी की वारदात को स्कूल के कर्मचारियों ने ही अंजाम दिया था। जमीन खरीदने और शेयर मार्केट में पैसा लगाकर जल्द मुनाफा कमाने के चक्कर में आरोपियों ने स्कूल के अंदर चोरी की इस वारदात को अंजाम दिया। चोरी की यह वारदात सिंहपुर स्थित गौरव मेमोरियल इंटरनेशनल स्कूल की है। पुलिस ने इस मामले में स्कूल बस के ड्राइवर, पूर्व ड्राइवर के बेटे और उसके साथी को गिरफ्तार किया है। मकसद था, एक का मकसद इसमें था कि हम ज़मीन खरीदेंगे, 2 का मकसद था शेयर मार्केटिंग करना, शेयर में पैसा लगाना। इनको कहीं से पता चला था कि शेयर में बड़े मुनाफे हो रहे हैं। इस मकसद से इन लोगों ने चोरी की थी और घटना के तत्काल बाद पुलिस सक्रिय हुई थी और कुछ ही पलों में इनको पकड़ लिया था और सारा पैसा हो गया है। बहुत अच्छी उपलब्धि है। कमिश्नरेट कानपुर की बड़ी उपलब्धि है और इसमें पुलिस टीम को नगद इनाम से भी नवाजा जाएगा और इन अभियुक्तों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। इधर मिर्जापुर पुलिस ने जमालपुर में हुई लूट का 24 घंटे के भीतर ही खुलासा कर दिया। लूट की घटना फर्जी निकली। कर्ज से परेशान एजेंट ने लूट की फर्जी कहानी रची थी। पुलिस ने आरोपी के पास से छिपाकर रखे गए 16,73,000 रुपए बरामद कर लिए हैं। आरोपी माइक्रो फाइनेंस कंपनी में कैश कलेक्शन का काम करता था। उनके तगादों से वो परेशान चल रहा था, इसलिए उसने इस तरह की एक घटना को रचने का प्रयास किया जिससे कि उसके ऊपर जो कर्ज था उसके बारे में कोई उससे बात ना करे। तो उससे फिर हम लोगों ने पूरी घटना के बारे में जानकारी ली, किस तरह से उसने पैसे छिपाए थे। वहाँ पर ले जाकर हम लोगों ने पूरी पैसे की बरामदगी कराई। तो टोटल जो अमाउंट उसने बताया था कि 16 लाख रुपए जो उसके छीने गए थे, वो पूरे के पूरे पैसे स्वयं वादी के ही पास से बरामद हुए हैं हम लोगों को।
बदायूं में पुलिस ने 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया। चोरों के पास से चोरी के करीब 70 लाख के मोबाइल फोन बरामद हुए। 31 मई को दिल्ली के ओखला से करीब 3500 मोबाइल फोन चोरी हुए थे। इन चोरों ने वारदात को अंजाम दिया था। पकड़े गए चोर एक अलीगढ़ का और दूसरा हाथरस का है। ये बदायूं के देहात इलाके में मोबाइल फोन को बेचा करते थे। पुलिस ने दोनों चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। जब इसके बारे में और छानबीन की तो पता चला कि यह चोरी के मोबाइल दिल्ली में चोरी किए हैं। दिल्ली में इनके मुकदमा दर्ज हुआ है। 31 मई 2024 को थाना ओखला में मुकदमा दर्ज है और वहां चोरी करते हुए एक व्यक्ति पकड़ा भी गया था इनका, और से लोग भाग गए थे। उन्हीं चोरों में से आज चोर 2 पकड़े गए हैं, जिनके पास से कुल 101 मोबाइल बरामद हुआ है। आज उनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। कितने की लागत के ये फोन है? लगभग जैसा कि बाजार मूल्य के हिसाब से 70 लाख के आसपास के मोबाइल है। उधर अमरोहा में पिछले कई महीनों से तेंदुए की दहशत है। तेंदुआ आए दिन अलग अलग जगहों पर दिखाई दे रहा है। एक बार फिर तेंदुआ नौगामा सादात के गांव बोरा बोरी और जाजरू गांव के पास दिखाई दिया, जिसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया। अभी तक वन विभाग तेंदुए को नहीं पकड़ पाया है। उधर लखनऊ में एक महिला ने आत्मदाह की कोशिश की। इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई। केजीएमयू में इलाज के दौरान महिला की मौत हुई है। सुसाइड के लिए उकसाने वाला वकील गिरफ्तार किया जा चुका है। उन्नाव की रहने वाली थी ये महिला। 5 अगस्त को खुद को इसने आग लगा ली थी, जिसके बाद एक ऑडियो सामने आया था जिसमें एक वकील उस महिला को आत्मदाह के लिए उकसाता हुआ सुनाई दे रहा है। उस वकील को पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन दर्दनाक बात यह है कि महिला की मौत हो चुकी है। केजीएमयू में इलाज चल रहा था, लेकिन उस महिला की जान नहीं बचाई जा सकी क्योंकि गंभीर रूप से ये महिला झुलस गई थी। लखनऊ का मामला है। 5 तारीख को महिला ने आत्मदाह की कोशिश की थी। इलाज के दौरान आज उसकी मौत हो गई। उसकी सांसें थम गई, लेकिन उस वकील को पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया है, जिस वकील ने महिला को यह कदम उठाने के लिए उकसाया था। उधर सीतापुर में मोरंग व्यापारी हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा किया। हत्या के पीछे जो वजह सामने आ रही है, उसके मुताबिक जिस व्यापारी की हत्या हुई उसने आरोपी के पिता को जान से मारने की धमकी दी थी, जिसके बाद आरोपी ने मोरंग व्यापारी की हत्या कर दी। पुलिस ने कुछ 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। 2 अगस्त को मोरंग व्यापारी की हत्या हुई थी। कुछ दिन में मरने के कुछ दिन पहले मृतक शंखदीप ने मुक्तेश्वर तिवारी को गाली दिया था पैसा मांगने पर। इसी बात को लेकर इन लोगों ने यह षड्यंत्र रचा। घटना वाले दिन मृतक को वैभव, जो कि मुक्तेश्वर का बेटा है, इसने बुलाया और 2 कार का उपयोग किया गया, जिसमें से एक कार स्विफ्ट है, एक फोर्ड है। वो दोनों कार भी बरामद हो गई हैं। उधर राम की नगरी में झूला मेले को लेकर बहुत उत्साह दिख रहा है। अयोध्या के मठ मंदिर का नजारा देखते ही बन रहा है। राम जन्मभूमि में भी भगवान चांदी के हिंडोले पर सवार हैं। भगवान के झूलन स्वरूप का दर्शन कर श्रद्धालु भी अभिभूत हैं। राम जन्मभूमि परिसर में चांदी के झूले पर भगवान राम के साथ उनके भाई भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न झूलनोत्सव का आनंद ले रहे हैं। मंदिर में राम मंदिर ट्रस्ट ने ऐसी व्यवस्था की है कि भगवान रामलला अपने चारों भाइयों के साथ झूले का आनंद ले रहे हैं। बहुत अच्छा लगा हमको। भक्त भी उनको झूला झूला रहे हैं। जी जी कैसा प्रतीत कैसा हुआ? बहुत अच्छा प्रतीत हुआ और बहुत अच्छा लगा देख के। क्या नाम है? हम तो मांगे हम सब परिवार के लोग। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरें ब्रेक के बाद भी जारी हैं।